खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। कुछ खबरें और सबसे पहले मरीम नवाज साहबा की एक मुबैना ऑडियो जिसको अभी तक ऑन तो नहीं किया गया, इससे पहले की उन्होंने ऑन कर रखी हैं। उसमें कुछ किरदारों का नाम भी लिया है, बड़े अहम लोग, उनमें से एक साथ हमारे साथ होंगे, मैं बाद में बताऊँगा कौन। इस हवाले से हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। फिर स्क्रूटनी कमेटी ने जो एक बड़ी डैमेनिंग रिपोर्ट बज़ाहिर दी है, इसके जवाब में गवर्नमेंट ने अपना मौक़िफ़ भी दे दिया है। इस पर किसी माहिर से बात करेंगे। गैस का बुरान कितना नुकसान कर गया और क्या कुछ करेगा, और फिर अंडरवर्ल्ड के हवाले से भी बात करेंगे, क्या इसका सियासत में कितना अमल दखल है दुनिया में भी और हमारे यहाँ भी। मगर सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगा भाई मोहतरम दोस्त जनाब इरशाद भट्टी साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। तो मैं पहले एक ऑडियो चलवाता हूँ मोहतरमा मुबैना तौर पर मरीम नवाज साहबा की और परवेज़ रशीद साहब की, और फिर डायरेक्ट आपकी तरफ आता हूँ। सुनवाएं जी। आपने उनसे जरूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब, मैं आपको पता है वो हमें बहुत गालियां देते हैं, और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी इन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मजहर अब्बास साहब, उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है, और तंज भी होता है, मजाक भी होता है। बाज़ दफा वो बातों को स्पिन भी करके थोड़ा सा हमारा मजाक उड़ा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाकी कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। स्टार पावर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है जी। वो भी जनरली वो हमारे बहुत हक में तो है नहीं अंकल। हाँ। जी, इसलिए मैंने कहा कि कोई हमारे उस तरह नहीं है, लेकिन चले गालम गलोच नहीं करता है, जैनमन सी वो गुफ्तगू ठीक करता है। गुफ्तगू में कम से कम गैर इखलाकी बात नहीं होती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नजर को वो लेता हो। ताकि वहाँ पे ऐसा था जो हमारा नुक्ता नजर नहीं लेता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता है। न्याजी हाँ। इन्होंने उसको हटा दिया हुआ है और उसका कॉलम भी बंद कर दिया है और उसको हटा भी दिया जी। ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी। और अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ हटाया क्यों है? तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरखास्त ये होगी कि इससे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करें। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो अपने खत्म कर दिया, और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले बिल्कुल। और अंकल ये तो बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। जी, तो ये जरूर आप जो 2 बास्केट्स आई हैं ना जो अब्बू जान लाए हैं आज़रबाईजान से, ये जो रात को कायनात ने पैक की है, एक नुसरत जावेद को भेजनी है, एक राना जवाद को भेजनी। भट्टी साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। थोड़ा क्लिप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा मैं माफी चंद और शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब, ये जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा और मोहतरम परवेज़ रशीद साहब ने गुफ्तगू की है कि घटिया गुफ्तगू करते हैं भौंकने, मैं इनकी मजम्मत करता हूँ। मुझे दुख है कि मैं उस कम्युनिटी में हूँ जिसके PFUJ PUJ किसी ने अभी तक एहतजाज नहीं किया, प्रेस क्लब ने किया। हमारे सीनियर्स के लिए जो नाजेबा अल्फाज की, ना सिर्फ उसकी मजम्मत करते हैं, हम इनसे गुजारिश करते हैं अपने अल्फाज वापस लें। जो आपके बारे में मोहतरम कहा गया, हसन निसार साहब के बारे में क्या, मसर अब्बास साहब के बारे में क्या, इन्होंने ना लिए तो फिर हम एहतजाज और एहतराम के दायरे में रह के इनको आईना ज़रूर दिखाएंगे। मुझे दुख है, दर्द तकलीफ़ है कि इरशाद भट्टी साहब मेरे भाई हैं, मसर अब्बास और हसन निसार साहब के लिए जो अल्फाज किए गए ना काबिल बर्दाश्त है बल्कि काबिल तकलीफ़ है। माफ़ी चाहता हूँ मैंने आपको टोका। जी भट्टी साहब, मैं चाहूँगा पहले तो आप अपना रिएक्शन दे दें। मैं इतना ज़रूर कह दूँ कि अभी तक इसकी कंफर्मेशन अभी होनी है। बहरहाल इससे पहले तो उन्होंने कंफर्म किया है। आपका पहला रिएक्शन क्या था और आप कैसे रिएक्ट करेंगे भट्टी साहब? मेरी आवाज़ भट्टी साहब तक पहुँच रही है? मुझे लगता है शायद राब्ता दोबारा भट्टी साहब कटा। मगर मैं आपकी तरफ से ही बात को आगे बढ़ाता हूँ कि भट्टी साहब, ये अगर तो ये जेन्युइनली ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, इट इज़ कंडेमनेबल एंड वेरी रेग्रेटेबल। मैं तो यही कहूँगा। और आज़ादी, साफ़ जमहूरियत, क्या आपने हमें जमहूरियत लेके देनी है जब हमारे लिए लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं अगर किए गए हैं तो? इरशाद भट्टी साहब सुन पा रहे हैं? तो भट्टी साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी इरशाद साहब आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। तो आप खामोश भी हो तो आती हैं। आपने तो बड़े बड़ों की बोलती बंद कर दी कि उनकी चीखें आ रही हैं उनकी गुफ्तगू में से, मुबैना ऑडियो टेप में से। अब फरमाइए ज़रा। पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज साहबा आपका शुक्रिया, परवेज़ रशीद साहब आपका शुक्रिया। आपने मुझे घटिया कहा, भौंकने वाला कहा, अगला लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता। मैं आपके बारे में ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता। ये अपनी अपनी तरबियत की बात होती है।
अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और मैं परवेज रशीद साहब और मरियम नवाज साहबा और मुस्लिम लीग नून वालों से पूछना चाहता हूँ कि ये है आपका आज़ादी सहाफ़त पर यकीन, ये है आपका आज़ादी इजहार पर यकीन, ये है आपकी जमहूरियत मजबूत सहाफ़त, मजबूत जमहूरियत आपके नारे और आपके और यानी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को वहाँ कोई नहीं देखता, हमारा स्पोक्स पर्सन वहाँ कोई नहीं है, हमारे नुक्ता नज़र को वहाँ कोई नहीं आगे प्रमोट करता। बस यही है, ख़त्म, दी एंड, बस मुक गई गल। तो खुदा के लिए फाशिस्ट लोगों, खुदा के लिए बस कर दो। आप कितना अर्ज करने हो, 3 मरतबा तो आपके वालिद साहब ने क्या क्या नहीं किया। नजम सेठी पर मुकदमा गद्दारी का, मीर शकील रहमान पर मुकदमा, मलिया लोधी पर मुकदमा, और ये जो आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं चंद फुट के फासले से एक फायरिंग से बचे, और पता नहीं कितने आदिल अब्बासी हमारे दोस्त हैं, उनको जो गिराया और उनको जो मारा पीटा, और बहुत सारी लंबी लिस्ट है। किसी का प्रोग्राम बंद कर दो, किसी को ऑफ एयर कर दो, कोई हमारी बात नहीं मानता, किसी को इश्तिहार दे दो, किसी को ना दो। ये है आपकी आज़ादी सहाफ़त खुदा के लिए। और दूसरी बात ये है, क्या जीरे ब्लेडों को और बनावटी ठगों को बेनकाब करना बुरी बात है? क्या अपने मुल्क की बात करना बुरी बात है? और मैं आप सफाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं पूरे 6-7 साल का रिपोर्ट कार्ड उठा के देखें, कोई एक गाली दी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माजरत चाहूंगा, दोबारा माफी मांग लूंगा। पहले गाली दे नहीं सकते हम। दूसरी ये गाली दें तो चैनल में बैठे होते हैं लोग, हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है, मोस्टली वो ऑन एयर नहीं होता, कैमरा का नोटिस आ जाता है और वो ऑन एयर नहीं, वो भी हमारे पे है। इनका है वो जो बाइडन है ना, अमेरिका हो कि या कैरेट एंड स्टिक, या स्टिक ले लो या कैरेट ले लो, आप या हमारे साथ हैं या हमारे मुखालिफ हैं, बस ये इनकी कैटेगरी है। और दूसरी बात ये है कि ये कोई बंदा नहीं, इनको खुशामद अच्छी लगती है, मदह सराई अच्छी लगती है, इनके कोई खिलाफ बात कर ले तो इनको गाली लगती है कि ये हमें गालियां दे रहा है। क्यों भाई, तुम कोई आसमान से उतरी मखलूक हो? तुम कौन लोग हो? कहाँ से आए हो? थे तुम लोग क्या लोग थे और क्या बन गए? हम लोगों ने, इस मुल्क ने आपको इज्जत, नाम, मकाम दिया। क्या आप हमारी बातें भी आप बर्दाश्त नहीं करने से कातर हो गए? क्या आप हमें सुनना भी नहीं चाहते? क्या आप में इतना भी हौसला और जर्फ नहीं है कि आपके अगर कोई मुखालिफ बोले तो वो घटिया ना हो, वो भौंकने वाला ना हो? और हमारे ऊपर भौंकने वाले बिठा दिए हैं हसन निसार साहब। और हम आज यानी कौन सी ऐसी हुकूमत है, आरिफ हमीद भट्टी साहब, सईद काजी साहब, आप बैठे हैं, पिछले 6 साल में किस के खिलाफ आप नहीं बोले? किस इशू? अच्छा शाह साहब, मेरी एक रहनुमाई फरमाए। एक तो हमें इन्होंने कुत्ता कहा, लेकिन हम इनके शुक्रगुजार हैं, हम इन्हें नहीं कहेंगे इंसान है। दूसरा इन्होंने कहा कि कोई हमारा स्पोक्समैन नहीं बैठा। साफी तो वो पटा डाल लेगा जो इनका स्पोक्समैन होगा, जर्नलिस्ट तो किसी जमात का भी स्पोक्समैन नहीं होता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप इनकी स्पोक्समैन कबूल करेंगे इस थ्रेड में आके? मैं कह रहा हूँ कि आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये इस मुल्क में लोग मलेरिया से भी मरते हैं, बुखार से भी मरते हैं, एक्सीडेंट में भी मरते हैं और बहुत सारी बीमारियों भी मरते हैं। और कितनी थोड़ी सी लाइफ है, इस थोड़ी सी लाइफ में सिवाय अल्लाह के आज तक ना किसी से डराऊं ना डरूंगा, आज तक ना किसी से। मुझे बड़े लोग यानी कोई लिफाफा जर्नलिस्ट कहता है, कोई फौज का टाउट कहता है, कोई एजेंसियों का टाउट कहता है, कोई कहता है पैराशूटर है। मैं आज आप दोनों मेरे बड़े प्यारे भाई हैं और हमने कई प्रोग्राम इकट्ठे किए हैं। मैं अक्सर एक बात करता हूँ, 1-2 मरतबा पहले भी की है, कि मुझे अल्लाह और रसूल के बाद सबसे अपनी माँ से मोहब्बत थी। वो उस वक्त फौत हो गई जब मैं अभी स्कूल गोइंग था। आज भी जब मैं मरने का सोचता हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि मैं शायद जाके माँ को एक जफ्ती मार सकूंगा। तो उस माँ की कसम है कि आज तक फौज, एजेंसियों, PTI, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, किसी ने कुछ कहा हो और मैंने वो बोला हो। डिस्कशन 1000 होती है, किसी ने मुझे कोई लाइन देने की कोशिश की हो, नेवर, नॉट एट ऑल। मैं गलत हो सकता हूँ, बदनीयत नहीं हूँगा, झूठा नहीं हूँगा, और वो साफी नहीं होता। वो साफी नहीं होता कि जो पटा बांध ले। क्यों बांधे हम पटा? किस लिए बांधे हम पता? 1 रोटी सवेरे, 1 रोटी शाम को। इनको पता नहीं है कि जिन्होंने अपने बैंक भरे हुए हैं, घर भरे हुए हैं, तहखाने भरे हुए हैं, 25-25 हज़ार कनाल के घरों में रहते हैं। ये शादी आपने, इनका जाती फेल है, मैं कभी इस पे बहस नहीं करता, लेकिन 2 मुल्कों में जो शादी हुई उसके बाद जो जितने खर्चे हुए,
उसके बाद गरीब की बात करना, गरीब के लिए तड़पना, कुछ कॉमन सेंस बनती है इसमें? तो ये लोग तजादात में घिरे लोग हैं, मुनाफकत करते हैं। इरशाद भट्टी साहब, हम ना करते। इरशाद भट्टी साहब, ताहिर मलिक बात कर रहा हूँ मैं। बड़ी आपने माकूल बात की और बाकी बड़ी अफसोसनाक बात है जिस पार्टी ने पाकिस्तान में 3 दफ़ा फेडरल हुकूमत की और उनका जो तस्वर है सहाफ़त है बिल्कुल बहुत तकलीफ दे है। यानी कि समझ आ रही जैसे वो कोई एक SHO बात कर रहा है, कंट्रोल की जो ख्वाहिश है, उसकी जमहूरियत और उनकी आज़ादी सहाफ़त, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल नंगी तस्वीर आप नहीं देख सकते इस पार्टी की। इस पर बहस नहीं है, मगर मैं बतौर जर्नलिस्ट इन दोनों जो साथी है मेरे, आप भी मेरे साथी हैं, चारों के लिए एक सवाल छोड़ना चाह रहा हूँ कि क्या जब ये भी बात कही गई कि वो टोकरे भी उनको पहुँचा दें, सहाफ़ियों के नाम भी लिए गए, और एक तासर ये भी हो रहा है कि बेशुमार सहाफ़ी हैं जिन्होंने सहाफ़त की स्किल्स की बजाय अपने ताल्लुकात से करोड़ों रुपए बनाए, ताल्लुकात बनाए, अच्छी पोस्टों पे गए, तो हमें भी तो सोचना पड़ेगा ना अपने एज ए जर्नलिस्ट के हम अपने इदारे को इस 4 स्टेट में किस तरह उस गंद को रोकें कि अगर ये हमला होता है हम पे। और एक कमेंट मैं आपसे मज़ीद भी चाहूँगा, उसमें भट्टी साहब भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ। मैंने फवाद चौधरी से भी ये सवाल किया था कि आपने बताया कि लाखों रुपए नवाज शरीफ ने बांटे, बहुत गलत किया, जुर्म किया, जुल्म किया, मेरे पैसे थे, मगर जिनको मिले उनके नाम भी तो आने चाहिए, वो सहाफ़ी कौन है? तो इस पर आप क्या कहते हैं? मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूँ, भट्टी साहब से भी कर रहा हूँ और काजी साहब से भी कर रहा हूँ। जी भट्टी साहब। जी, सबसे पहले तो ये हमने आरिफ हमीद भट्टी साहब के साथ मिलके, ताहिर भाई और सईद काजी साहब के साथ मिलके कई प्रोग्रामों में कहा है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि कुछ सहाफत में काली भेड़े हैं, सहाफत में नवाजे हुए लोग हैं, सहाफत में पिछलों के नवाजे, करप्शन को वो की सहाफत करने वाले लोग हैं, सहाफत में नेगेटिव लोग हैं, तो माफिया बैठा हुआ है। तो हमने कई दफ़ा इमरान खान साहब को कहा या माफी दे दें या उस माफिया को बेनकाब करें। कहानियां बहुत होती हैं पेट्रोल पंपों की, कहानियां बहुत होती हैं 2-2 प्लाट ले लो, एक प्लाट पे घर बना लेना, दूसरा प्लाट बेच देना, कहानियां बहुत सुनी हुई हैं, नौकरियां, कहानियां बहुत सुनी हैं। पर ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है कि इनके आने से पहले ये प्लाट, परमट, ये जो सहाफियों को नवाजना, ये लिफाफा, ये अगर था तो छुपा ढका छुपा था। इन्होंने आके इसको सहाफत को तिजारत बनाया। मेरा बंदा है कि नहीं, मेरा एक मरतबा वो रऊफ खलासा साहब एक कहानी सुनाते हैं कि वो ट्रेनिंग पे गए थे, तो वहाँ एक साथी ने बात की कि हमें तो वो लेना पड़ता है वो लिफाफा या उनके साथ। उन्होंने कहा वो क्यों? कहते हैं जो ना ले वो समझते हैं कि अगेंस्ट है, यानी उनके लिए उनके साथ या उनके हक में खड़े होने वाला वही है जो उनके नवाजा जाए, उनको किया जाए। बाकी एक लंबी हिस्ट्री है इनकी। इन्होंने आके अपने लोगों को नवाजा, अपने लोगों को सहाफत को भी करप्ट किया और सारों के कुछ हम में भी हैं, मैं भी इंसान हूँ, मुझ में भी कमजोरियां होंगी, हम भी कमजोर लोग हैं, हम भी ऐसे हैं, लेकिन बिलीव मी जो इन्होंने कर दिया है ना इस मुल्क के साथ, हर इदारे के साथ, सहाफत के साथ, ये फौज से क्यों लड़ते, क्या वजह है? पंजाब पुलिस बनानी है, क्या वजह? मेरा बंदा क्यों नहीं? ये हुसैन नवाज को बना दे आर्मी चीफ और 6 महीने बाद नवाज शरीफ उससे लड़ पड़ेगा अगर वो उस आर्मी की तरफ जाए। फौज इनकी लड़ाई क्या है? सिर्फ ये कि मेरा बंदा क्यों नहीं, ये हमारे साथ जैसे क्यों नहीं, हम ये पंजाब पुलिस क्यों नहीं बनता, ये वो महकमे क्यों नहीं बनते कि जो हमारे कहने पे अच्छा मेरा एक सवाल और है अपना इरशाद भट्टी साहब, सईद काजी अर्ज कर रहा हूँ, ये मुझे क्या मैं ये कंस्ट्रू करने में हक बजानो में हूँ या नहीं हूँ कि मीडिया की इख्तियार तो हमारा कोई नहीं, सो कॉल्ड ओपिनियन मेकर हम तो और कुछ नहीं कर सकते, मगर अगर यहाँ हमारे यहाँ ये मदाखलत का आलम है, मैं सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं बात कर रहा, तो दीगर इदारे जो हुमा बिठाते हैं और आपके कंधे से उठाते हैं, तो वहां तक भी फिर कोई कंप्रोमाइज का सिलसिला चलता होगा। मेरा इमेजिनेशन कुछ सही रास्ता दिखा रहा है या गलत? भट्टी साहब सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब अनफॉर्चुनेटली सईद भाई, बिलीव मी, हम मुआशियात, इखलाकियात, कदरों और सारा कुछ के आखिरी सिरे पर लटके हुए लोग हैं। कोई कानून नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई हक बात नहीं है, कोई सच्ची बात नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, जब हम चारों तरफ अपने भाइयों को देखते हैं तो बहुत सारा ऐसा लगता है कि एजेंडा सेटिंग हो रही है, बहुत सारा ऐसा लगता है कि ये बात हो रही है। ये क्यों? 2-3 मुबैना तौर पर जो ऑडियो लीक हुई उसमें मरियम नवाज साहबा क्या कह रही है, उनके लहजे में क्या है कि फलां मेरी बात नहीं सुनता, फलां 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 के इख्तियार बंद कर दो, फलां फलां के साथ ये कर दो। तो इसका मतलब है कहीं फलां फलां हो भी रहा होता है। वो फलां फलां क्या हो रहा है हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन अपने पेट से कपड़ा उठाते हुए शर्म आती है। बात सिर्फ इतनी है, वो मोहम्मद अली जनाब वाली आखिरी बात है सईद काजी साहब, और आप सबका शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का इतना मौका दिया।
कि आखिरी बात यह है कि कब्र में मैंने इरशाद भट्टी ने इरशाद भट्टी का हिसाब देना है और अल्लाह के सामने मैंने खड़े होना है। और अगर ये मिसाल के तौर पे कल मुझे मार भी देंगे, कल मुझे फारग भी कर देंगे, तो खुदा की कसम अल्लाह गवाह एक लम्हे का भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं जाके कह तो सकूंगा ना कि मैं तो इतना ही कर सकता था। ईमान की दूसरी किस्म, या दिल में बुरा समझो या मुंह से बुरा कहो या हाथ से रोको। मैं हाथ से नहीं रोक सकता था, मैं मुंह से बुरा कहता था। और आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी कह दिया भौंकने वाला, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि आप लोग नेगेटिव हैं, नवाजे हुए, ये भी कह रहे हैं कि भौंकने वाले और घटिया हैं। अल्लाह इन सबको खुश रखे, और ये वधिया हैं, हम घटिया हैं। इरशाद भट्टी साहब, एक तो हम आपके साथ इज़हार यकजहती करते हैं और हर उस आदमी के साथ करते हैं कि जिसके बोलने के हक को किसी तरीके से रोकने की कोशिश की जाए। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। वो उस इश्क न इस इश्क पे नाज़ुम है मगर दिल, हर दाग दिल में बजुज़ दाग नदामत। ये बात उन्होंने की कि यार हम बड़े बुरे हो सकते हैं, हमारी राय गलत हो सकती है, हम भटके हुए हो सकते हैं, मगर हम वारदाती नहीं है, हम फ्राडी नहीं है, हम अपनी ज़बान और ज़मीर का धंधा नहीं करते छाबे पे रख के। अच्छा, ये बात की मलक साहब ने, मेरे भाई इरशाद भट्टी साहब और हम तीनों से सवाल किए थे कि कुछ सहाफ़ी भी गलत होंगे। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कुछ मीडिया उसको इश्तिहारात दिए और कुछ सहाफ़ियों को पैसे दिए, दर्जनों दफा मिन्नतें कर चुके हैं उनका नाम एक्सपोज करो, दर्जनों दफा इस प्रोग्राम में हमने किया है 10 दफा। अब मैं कहता हूं अगर कोई आप समझते हैं सहाफ़ी करप्ट है, बदकिरदार है, हराम खाता है, हराम का मतलब है जहन्नुम में जाएगा, सबसे पहले आप सुबह मुझे नोटिस करें, मैं जाने के लिए तैयार हूं। जब मैं आया था इस प्रोफेशन में मैं क्या था, अब मैं क्या हूं। मौलक साहब, अब भी मैं कह रहा हूं कि यकीनन सहाफ़ी किसी भी एक जमात का स्पोक्समैन नहीं होता। सहाफ़ी और वर्कर में यही फ़र्क होता है। पीपल्स पार्टी ने अपनी लीडरशिप की कस्में खानी है, पीटीआई वाले ने अपनी लीडरशिप की कस्में खानी है, नून वाले ने अपनी। मौलाना सहाफ़ी, आप उस्ताद हैं और आप बड़े ही उस्ताद हैं, क्योंकि दोनों ही माशाल्लाह टीचर रहे हैं। उन्होंने कहा मोहतरम, अब बदकिस्मती है, मुझे यकीनन कहना पड़ा क्योंकि अदब का तकाजा है कि हमारा कोई स्पोक्समैन नहीं, क्या सहाफ़ी को किसी जर्नलिस्ट का या किसी का स्पोक्समैन होना चाहिए? वो गुनाह है सर, इससे बड़ी गाली क्या होगी? ये बिल्कुल गाली वो है। सहाफ़ी डूब मरे, कीचड़ में डूब मरे, अगर वो किसी का भी स्पोक्समैन है। काजी साहब मुझे बताए ना, आप उस्ताद हैं, आप तो जर्नलिज्म पढ़ा रहे हैं ना, आप हेड हैं, क्या आप अपने स्टूडेंट्स को ये पढ़ा रहे हैं कि सियासी जमातों को मैं एक फिक्रे में ये बात आपका जवाब दूंगा। सहाफ़ी जो है ना, हम सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के नुमाइंदे, उसका नाम है आम आदमी। अगर हम आम आदमी की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसका मसला नहीं बयान कर रहे, उसका दर्द नहीं बयान कर रहे, तो हम डाकू हैं, हम सहाफ़ी अच्छा, नहीं। एक मैं फवाद चौधरी साहब का एक रिएक्शन है वो सुनवा दूं, फिर आप दोनों से मैं देख लेता हूँ। सुनाएं जी। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि जो हमारी तंजीमें हैं मीडिया की, उनकी तरफ से कोई इसके ऊपर खास रिएक्शन नहीं आया। और कुछ लोग जो कि काम कर रहे हैं मीडिया तंजीमों से, और काम तो किसी और के लिए कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल, और मीडिया की आज़ादी को जो खतरा लाहक इन रिपोर्टों से आ रहा है, इन ऑडियो टेप से आ रहा है, उसके ऊपर कुछ लोगों की गुग्गी बन गई है और उन्होंने बात करना ही मुनासिब नहीं समझा। अब टोकरियों की वजह से गुग्गी बन गई है या कुछ और वजह हो गई है, हमें नहीं पता। भाई हमने तो अपने प्रोग्राम की ओपनिंग इसी के साथ हम की पे है। इल्जाम दोनों तरफ से है, ये भी इल्जाम हम पे इल्जाम तो वैसे भी ऐसे भी सही। नहीं, भट्टी साहब नहीं ठहरे, भट्टी साहब एक मिनट मुझे दें। आप पीयूजे के प्रेसिडेंट हैं, अब इस वक्त आप शो के हमारे चीफ नहीं है, आप हमारे कायद भी रहे हैं, और फैक्चुअल बात है। आप बताएं हमें, मरियम भी कह रही है जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल करना चाह रहा, वज़ीर इत्तलात कह रहा है कि टोकरियाँ आ रही हैं, ये बोलते नहीं है, तो किधर जाएं? हम तो उधर भी चोर हैं, इधर भी। मलक साहब, मैं मुशर्रफ दौर में 2 दफ़ा पीयूजे का सदर हूँ। 87 दिन उस डिक्टेटर के खिलाफ डेली जुलूस निकाला जिसमें इमरान खान साहब भी तशरीफ लाए, अच्छा, शहीद बेनज़ीर भट्टो साहिबा भी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी। मैं अगर होता इस वक्त किसी तंजीम का अहदेदार, तो मैं इस वक्त इनके खिलाफ जुलूस निकाल चुका होता। हमारा काम पत्थर मारना नहीं, लाठी मारना नहीं। फवाद चौधरी साहब ने ठीक कहा, वाकई ही हम में बहुत खामियां होंगी। मेरे भाई, आपने कहा था ना मीडिया हाउस है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप 3.5 साल में आपकी हुकूमत में लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, जाली फेक ऐड दिए जा रहे हैं, आप उनके नाम लाएं, सबसे पहले मुझे तलब करें। काजी साहब, हम तो ना अखलाकियात से भाग रहे हैं ना कानून से, लेकिन इन्होंने कहा जी जराए से खबर ना दे, झूठी खबर चलती है, डायरेक्टर न्यूज़ है। फिर आप जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि सारी जमात डाकू है, अपोजिशन, पहले नून से पूछा करें आप डाकू है कि नहीं है, फिर तो इनकी कोई खबर ही नहीं चलनी चाहिए।
किसी भी लीडर की। नहीं उसमें नहीं, हमें क्यों पंचिंग बैग, मेरा और आपका क्या रोल है? एक तकलीफ दे फैक्ट है, मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं करता कि अभी भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मौजूद हैं और मैं जो अपने रिज्क और अपनी उसको हलाल खाते हैं, और ये इन सारे दड़ों को पता होगा वो कौन माई के लाल थे जिन्होंने इनके मुंह पर इनके रिश्ते दे के मारी हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं आपकी बात करूंगा। एक तकलीफ दे फैक्ट जरूर है कि यार हमारे अंदर भी गंद पड़ा है, उन्होंने डाला है तो हमारे कुछ हिस्सों ने उस गंद को एक्सेप्ट भी किया है। काई साहब एक कमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि हम तीनों जर्नलिस्ट बैठे हैं, मैं समझता हूँ एक नया हम पे जुल्म हो रहा है। ये जो एंकर हम जैसे टाइयों वाले बैठे हैं ना, इसको सामने हमने जर्नलिस्ट कल तो ला दिए। नहीं सुने, ये जो रिपोर्टर है, ये जो सब एडिटर है, ये जो 10,000 लोग बैठे हैं, कैमरा मैन, उनके नाम ही कोई नहीं लेता, उनका नाम ही कोई नहीं है। ये हो क्या रहा है? ये जो सारे इसमें शामिल है, इसमें हमारी हुकूमतें भी शामिल है, अपोजिशन भी शामिल है, ये अपने अपने असर रसूख से 5-6 बंदों पे सारा काम कर रहे हैं। मीडिया तो यार खूबसूरत है, भट्टी साहब आप बताएं, नाम ले लोग कादी साहब से बनाते हैं सब गुजारिश कर रहा है। ये तो एंकरों को आपने मीडिया बना दिया सर। मैं तो एंकर मीडिया है ही नहीं, यही मेरा खिलाफ हूं। कैमरामैन मीडिया, सब एडिटर मीडिया, रिपोर्टर मीडिया, जो अपनी जानों को देल के सबसे जाते हैं। हम तो लगड़ बगड़ आके ऐसे ही ना इनके करने जाते हैं। असल हमारे हीरो ये है जो पीछे नजर नहीं आते। जिक्र ही कहीं नहीं। दूसरी बात, चले ऐसा करें, आप कहते हैं हम सारे ही गलत है। मौजूदा हुकूमत पीटीआई की इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जमातें मीडिया के खिलाफ एक कमेटी बना रहे, जो साफी हराम खाता है उनको मारे पाकिस्तान लटकाए। चलो बिस्मिल्लाह करें, एक्सीलेंट करें ना। हम देखें जिन पर अरबों रुपए के इल्जाम आता है उन्हें मुझसे बना रहे हैं। मैंने ब्रेक लेनी है आपके साथ, आपकी बात के तो मैं दिल से हाथ लेता हूँ, मगर मुझे डर एक और है, उनको ना लटका देना जो पैसे नहीं लेते। मुझे तो ये डर लग रहा है। बहरहाल ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, मजीद अहम खबरें और स्क्रूटनी की जो रिपोर्ट आई है पीटीआई फंडिंग, ये क्या मामला है, इसके भी हमारे साथ एक एक्सपर्ट होंगे। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, पहले तो एक स्क्रूटनी की रिपोर्ट आई, बड़ी डैमनिंग थी। 53 मुबैना अकाउंट्स की बात सामने आई। रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं आई, शायद ये खबरें कहीं से आ रही थी, हमने कोशिश भी की शायद मेरे पास। तो अब उन्होंने एक जवाब भी दिया है जिसमें उन्होंने कहा है जी कि अब जाहिर है ये तो ऐसी है नहीं जैसे JIT की रिपोर्ट आई थी, अब इसने कोर्ट में जाना है, उनका एक मौक़िफ़ आ गया है। आप कैसे देखते हैं, ये अच्छा एक स्टेप है ताकि सारा कुछ शफाफ हो सके बाकियों के साथ भी? देखो, JIT की रिपोर्ट पे हज़ारों प्रोग्राम हो चुके हैं। मुझे तो आज वज़ीर इंफॉर्मेशन की समझ नहीं आई, वो सहाफ़ियों को क्या समझते हैं, किस तरह का वो मुलाज़म बनाना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं। उन्हें शायद जर्नलिज्म मेरा ख्याल है की नहीं, अगर उन्होंने की होगी तो आपको पता होगा। आपको तो पता है ना, प्रेस रिलीज है जी, प्रेस। अच्छा देखें, जो रिपोर्ट आई है जिसको फवाद चौधरी साहब ने डिनाई की है, वो रिपोर्ट बड़ी अफसोसनाक है। अगर वो रिपोर्ट ठीक है, जिसके मद्देनजर तमाम मीडिया पर आ चुके हैं, इसमें तकरीबन हर टीवी प्रोग्राम कर चुका है, तो मैं समझता हूँ PTI के लिए बहुत अफसोस का और शर्म का मकाम है। अगर वो रिपोर्ट सच्ची है, लेकिन उसको फवाद चौधरी वज़ीर इंफॉर्मेशन चैलेंज कर वो रबिश कर रहे हैं, क्योंकि उस रिपोर्ट में जो खबरें आई थी कि 53 ऐसे अकाउंट हैं जिसे शो ही नहीं किया गया। 53, ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है काजी साहब, अनबिलीवेबल। उस रिपोर्ट में PTI ने 53 बैंक अकाउंट और 31 करोड़ की रकम छुपाई, गो के इसको फवाद चौधरी साहब ने इसका जवाब दिया। मेरे साथ आ गए हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मोहतरम कुंवर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हुजूर, आपने वो रिपोर्ट के भी मंदरजात सुने, टीवी पर होंगे या देखी भी होगी, और फिर आपने फवाद चौधरी साहब का उस पर रिएक्शन भी देखा, आपका टेक क्या है इस हवाले से? असूली तौर पर जो हमने सारी रिपोर्ट जो आज आवाज सॉरी माफी चाहता हूँ, मीडिया पर तो बात नहीं आएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसमें ये हमें सारे हकायक का इल्म रहा है। हमें तकरीबन 3 साल से हमें बड़ी गहरी रखी हुई थी, लेकिन आज जो रिपोर्ट आई है, जो हमारे सरकार की मेहनत के बाद जो रिपोर्ट पेश की है, वो एक सरकारी रिपोर्ट है। वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के भी उस कमेटी के मेंबर थे, हम भी मेंबर हैं, और इसी तरह ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के 2 इंतहाई सीनियर जो हैं ऑफिसरान, वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं। तो ये हकायक देखा जाए तो ये एक बड़ी अहम रिपोर्ट है, ये कोई NGO की रिपोर्ट नहीं है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने कानूनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बाकायदा इसकी हियरिंग शुरू कर दी है। अब फरकैन को रिपोर्ट पेश कर दी गई, अब इस पर दोनों
आवाज़ शायद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अभी तक जो मैं भट्टी साहब सुन पाया हूँ, जब तक हमारा राब्ता बहाल होता है मोहतरम कुंवर दिलशाद साहब से, कि इस पर हेयरिंग का आगाज़ हो चुका है। अब फ्रीकैन जो पहला जो फोरम है वो ये होगा। नहीं, देखिए, एक तो वो जो रिपोर्ट है ना, किसी जीरे सब्जी वाले ने दुकान से जारी नहीं की। नहीं, उसमें ऑडिटर जनरल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और दीगर अहम शख्सियात शामिल थी। कंवर दिलशाद साहब एक अरसा दराज सेक्रेटरी जनरल हैं और उनकी इलेक्शन पे कमांड है। ये रिपोर्ट इतनी खौफनाक है, अब इन्होंने वो इलेक्शन कमीशन 1 हफ्ते का टाइम दे रहा था, इन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा। उसके बाद दोनों जमातें, दोनों पार्टियों के फ्रीकैन आर्गूमेंट करेंगे इलेक्शन कमीशन के सामने, फिर वो रिपोर्ट हुकूमत को जाएगी, हुकूमत अपने खिलाफ नहीं करेगी। लेकिन अगर ये रिपोर्ट सच है तो पीटीआई के खिलाफ अखलाकी जवाब खत्म हो गया, साफ चली, शफाफ चली। अगर रिपोर्ट के मुताबिक जो मंदरजात सामने आए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मलिक साहब, अगर ये हमें दोबारा हमारा राब्ता हो जाए ना, तो हम ये एक प्रोसीजर जरा आवाम के सामने रख सकें कि इसके बाद अब प्रोसीजर क्या होगा। पहले क्या हम ये समझ रहे थे अब इलेक्शन कमीशन का हम लीगल एक्सपर्ट नहीं है, मगर जो इंफॉर्मेशन मैंने ली है ना लीगल से, वो सिंपल है। पहले तो आप इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर सकते हैं। ये रिपोर्ट है ना, तो मेरे खिलाफ उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाकर चैलेंज पहले वहां पे लड़ फटे, पहला फोरम वो है, वहां से आप चले। मैं मतलब ये आपको छोटी सी कॉमन सेंस से बता रहा हूँ, मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं। आपके साल 1.5 साल कहीं नहीं गया, आप अगले इलेक्शन तक इसका कुछ नहीं आप कर सकते। लीगल मैं बात करूँ कानूनी तौर पर, उसके बाद फिर आपका लीगल सिस्टम शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आप नीचे जाएंगे, इस्लाम हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। यार ये देखें कंवर साहब ज़माना मिले, ये बड़ी अहम रिपोर्ट है। भट्टी साहब की मैं बात करूँ, ये मैं अपोज नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ इस रिपोर्ट की जो हमारा लीगल सिस्टम है उसमें बड़ी गुंजाइश है। हाँ, मैं जो एक कमेंट करना चाह रहा हूँ वो है सियासी। अगर वो भट्टी साहब वाला कमेंट को मैं लेकर साफ चली, मेरा आपसे एक सवाल है, उसमें मेरा आपसे सवाल है, मैं किसी की तरफ रिफर नहीं कर रहा, लेकिन क्या इसमें ये डिफेंस ले सकती है पीटीआई की ऐसी मनी ट्रेल नहीं देंगे? वो तो हमारे यहाँ राइट तो है ना, पीटीआई में हमारे यहाँ इसमें इस तरह होता तो रहा है। मेरे से जवाब, फिर आपको पीएम अपना नवाज शरीफ की पार्टी में जाना पड़ेगा, उसको लीडर डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी ट्रेडिशन। लीडर तो है अपनी पार्टी के, नहीं वो नवाज शरीफ की ट्रेडिशन है। कुंवर साहब, मैं माफी चाहता हूँ, कुछ राब्ते में जो है प्रॉब्लम। मेरा सवाल आपसे ये है कि काइंडली हमें ये समझा दें कि अब अगला प्रोसीजर क्या है। क्या पहली स्टेज में कोई इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल सुनेगा और फिर इसमें कितने स्टेप्स होंगे, गवर्नमेंट कहां का अपना दिफा कर सकती है और कितना टाइम लग सकता है? कुंवर दिलशाद साहब, अगर इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल नहीं है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फुल बेंच जो है, जिसके सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो इस केस की समाअत उन्होंने शुरू कर दी है। अब अगर वो अपनी जो स्क्रूटनी कमेटी की जो आई है, रिपोर्ट आई है, सिफारिशात पूरी कह सकते हैं हम, रिपोर्ट आई है, जब वो रिपोर्ट आई है उसको वो तस्दीक कर देते हैं, तौसीक कर देते हैं कि जनाब आप ये हक़ाइक़ पर मबनी है, फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जितना फॉरेन फंडिंग ममनुआ फॉरेन फंडिंग साबित हो जाता है तो वो बहक़ सरकार जब्त कर सकता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। वो भी कानून इजाज़त दी हुई सेक्शन 204 है। और जब किसी पार्टी की ममनुआ फंडिंग जब्त हो जाती है तो वो पार्टी सवालिया निशान बन जाती है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने फॉरेन कंट्री से ममनुआ फंडिंग हासिल की है, तो फिर उसका सिंबल जो है वो वापस लिया जा सकता है। जब पार्टी का सिंबल वापस ले लिया जाए तो उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो तहलील हो जाती है। ये कानून कहता है, मैं नहीं कहता, कानून में लिखा हुआ है। तो फिर ये जो मुतासर पार्टी होगी, अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये फैसला जाता है तो पूरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो अपील करने का हक हासिल है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अगर इलेक्शन कमीशन के फैसले की तौसीक कर देता है तो उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन तहलील हो जाएगी, सिंबल जो है वापस ले लिया जाएगा, और फिर जो उनके जो मेंबरान हैं वो एक आज़ाद हसीन इख्तियार कर जाएगी। पार्टी जो है वो एक सवालिया निशान बन जाती है। अच्छा, क्या ये रहनुमाई फरमाएं, इलेक्शन कमीशन आगे ही ये 6-7 साल से केस लमकाया जा रहा है, इसको मुख्तलिफ बहानों से किया जा रहा था, कितने अरसे में इसका फैसला कर सकता है इलेक्शन कमीशन दोनों पार्टियों को सुन के? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो इसलिए मजबूर हो रहा है कि आज भी तहरीक इंसाफ के वकील खावर शाह ने 15 दिन की मोहलत मांगी। आप ये बताएं, 2.5 साल से तो स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश हो रहे हैं, तो फिर भी आज से उन्होंने 15 दिन की मोहलत मांगी है। तो इस लिहाज से ये पार्टी को डिले करने के तो ये अपने तमाम जो रास्ते इख्तियार करेंगे, लेकिन हमें यकीन है कि 15 दिन के बाद जो उनको दोबारा हेयरिंग होगी तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसको जल्द ही फैसला कर देगा। और हमारी नाकिस राय के मुताबिक ये फरवरी के पहले हफ्ते तक ये फैसला जो है मंजरियान पे आके अपने जजमेंट दे देगा। अच्छा कुंवर साहब, अगर ये इलेक्शन जो इनका सिंबल है वापस हो जाता है, उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हो जाते हैं, क्या इसके साथ हुकूमत तहलील हो जाएगी? और दूसरा हिस्सा, क्या ये किसी नए नाम के साथ
दोबारा रजिस्टर भी करवा सकते हैं अपने आप को और हुकूमत बरकरार रहेगी या हुकूमत भी तहलील हो जाएगी? दोबारा नाम से अगर पार्टी रजिस्ट्रेशन होती है तो ये मेंबर तो उस पार्टी में शामिल नहीं हो सकते ना। तो इन मेंबरों ने तो इलेक्शन लड़ा है बैठ के निशान पर, तो अब कोई दूसरी पार्टी लेती है तो दूसरा नाम इख्तियार करती है तो फिर वो पार्टी नई पार्टी बन गई। तो नई पार्टी में जाने के लिए तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के नहीं बल्कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ही इजाजत नहीं देता कि वो आप नहीं जा सकते। इसलिए जिस तरह आप याद ये मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब ये नवाज शरीफ ने गलती से दस्तखत कर दिए थे और उन्हें अपने सेनेट के इलेक्शन में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर साइन कर दिए थे, पार्टी का उन्होंने सिंबल दे दिया था, तो उस पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एक नाहिल शख्स जो है वो किसी को भी पार्टी का सिंबल नहीं दे सकता। तो सारे उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नजरिया जरूरत के तहत उनको आज़ाद करार दे दिया। अब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं या और जो सादिया बासी जितने भी हैं वो सारे आज़ाद हैं। वो आज़ाद जो हैं वो इलेक्शन सेनेटर आज़ाद हैं, वो किसी पार्टी के नहीं है। जब उन्होंने पार्टी अफिलिएशन के लिए दरख्वास्त दी चेयरमैन सेनेट को तो उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, कहते नहीं आप आज़ाद हैं क्योंकि आपने आज़ाद सिंबल पर इलेक्शन लड़ा है। तो दिलशाद साहब इस तरह जब आपकी पार्टी पोजीशन नहीं रहती, जब मैं अगर MNA बन जाता हूँ आज़ाद हूँ तो फिर ये तो हुकूमत तो PTI की है, तो टेक्निकली ये नाअहली तो हुकूमत नाअहल होगी इखलाकी तौर पे, टेक्निकली लॉजिकली एम आई राइट? लीगली आप बताएंगे, मैं तो कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कि मेरे साथ अगर 110 बंदे अगर वो PTI के हैं तो फिर PTI की हुकूमत है, जब वो PTI के लोग ही नहीं है तो फिर हुकूमत किस तरह चलेगी? वो तो खत्म हो गई। बिल्कुल दुरुस्त, ये कानून पोजीशन बता दिया ना मैंने आपकी। बाकायदा हमारे सेनेटर में 7 सेनेटर ऐसे हैं जो टिकट तो उनको दिया गया था पीपल मुस्लिम लीग एन की तरफ से, देखो जो वापस ले लिया गया कि ये टिकट किसी को नहीं दे सकते, तो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा और वो अभी तक आज़ाद है सेनेट के रिकॉर्ड के मुताबिक। वैसे चाहे तो वोट देते रहे नवाज शरीफ साहब की पार्टी को, लेकिन खुद आज़ाद हैं कानूनी और आईनी तौर पर। तो अब ये भी जो आज़ाद हो जाएंगे आईनी कानूनी। अच्छा कमर साहब एक रहनुमाई फरमाएं, जिस बंदे ने ये पार्टी बनाई जिसके नाम रजिस्टर है, अगर फॉरेन फंडिंग केस साबित हो जाता है पार्टी के खिलाफ तो उस बंदे के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी जिसके नाम पे ये पार्टी रजिस्टर्ड है? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने चेयरमैन PTI की हैसियत से चार्टर्ड अकाउंटेंट के नीचे दस्तखत किए हैं कि जो इसके अंदर हकायक बयान किए गए हैं वो दुरुस्त है, इसमें कोई फॉरेन फंडिंग ममनुआ फॉरेन फंडिंग नहीं है। वो दस्तखत किए हैं, हल्फिया बयान दिया हुआ उन्होंने, तो वो भी उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में भी कोई शख्स भी कोई पार्टी जा सकती है कि जनाब इन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, हकायक छुपाए हैं, करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में भी आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा सीरियस मामला हो जाएगा, इतना कोई आसान मसला नहीं है, बहुत बड़ा पंडारा बॉक्स खुलेगा। अच्छा दिलशाद साहब एक छोटा सा और कमेंट में पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि वुकला ने PTI के वुकला ने ये भी कहा कि आप ये पब्लिक ना करें रिपोर्ट कमीशन को, तो क्या कमीशन ये फैसला कर सकता है कि कोई रिपोर्ट पब्लिक होगी का नहीं होगी? ये इस पे भी थोड़ा सा वो तो इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया ना, और तो फंडिंग हो गई है ना। अकबर बाबर को रिपोर्ट दे दी और अकबर बाबर ने मीडिया में दे दी, तमाम मीडिया में भी आ गया। वो तो इलेक्शन कमीशन के चीफ ने उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया था, कहते जी हम वादा कर चुके हैं ये पब्लिक हो जाएगी। पब्लिक उन्होंने कर दी, उन्होंने कर दिया, मैंने मेंबरों को जो फरकैन को रिपोर्ट दे दी है, उनकी मर्जी है वो जहाँ भेजें, तो वो तो बिल्कुल एक्सपोज हो गई रिपोर्ट, तो वो तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू रिजेक्ट कर दिया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने। तो जिस तरह आपने कहा कि जब चेयरमैन सिग्नेचर के बगैर ये फंडिंग जब कोई पार्टी का चेयरमैन उस पर साइन करता है तो कोई बंदा अगर वो साइन करता है, अगर वो पता लगे कि साइन गलत है, तो पाकिस्तान का 62, 63 का आइन कहता है कि आप सादिक अमीन होंगे तो MNA बन सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको एक तरफ से गिरफ्त में वहाँ पे भी नहीं आप आ जाते, 62, 63 भी लग जाता है आप पे? बिल्कुल लग सकता है। अगर कोई अपोजिशन का कोई रुकन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके कहें कि जनाब इनके हलफ की उन्होंने खिलाफ वर्जी कर दी है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इनका ममनुआ फंडिंग जब्त कर लिया है, सिंबल वापस ले लिया गया है, तो इसकी हैसियत आप तयन करें, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके बारे में फैसला करेगा। तो कुमर साहब आपने हमें एनलाइटन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अब जो मामला निकला है कि इसके बड़े ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस भी निकल सकते हैं और बहुत कुछ हो भी सकता है, मगर आखिरकार फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। देखिए पहले तो वो फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन देगा, जहां ये डिले करने की कोशिश करेंगे, फिर ये हुकूमत को भेजेगा। कई सब फैसला अदालतों में क्या होता है ये अदालतें बेहतर जानती हैं, लेकिन एक सरकारी रिपोर्ट में इतने इंकिशाफत, मुझे एक दचका सा लगा है कि जिस बंदे ने 22 साल जद्दोजहद की करप्शन के ख़िलाफ़
अगर ये रिपोर्ट ठीक है जिस पे सुबह से मीडिया गुफ्तगू कर रहा है, गो के हमारे मोहतरम मिनिस्टर इंफॉर्मेशन इनसे कह रहे हैं कि नहीं है, तो कैसा एक सवाल तो है ना। फिर आप कैसे एहतसाब करेंगे जब मैं खुद मेरी पार्टी पे इतना एक संगीन एलिगेशन आ गए। आप क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? हमने कौन सा एहतसाब किया है? तो फिर ठीक है, फिर आप करप्शन लीगल कर दे। मैं तो यही कह रहा हूँ। फिर मेरे भाई इतना ही रह गया, वैसे तो अमली तौर पर तो लीगल ही है। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग टू सिनिक, प्लीज पार्डन। नहीं है ना, लीगल तो फड़ा नहीं जाता कोई नहीं लीगल तो है। जिन पे खरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम है वो सारे जेल से बाहर हैं। ये कैसे ही है यार? ये नहीं, वो भी जेल से बाहर है जो कन्विक्टेड है। वो तो एक हिस्ट्री बन गई ना कि वाहिद आदमी मुल्क से भागा है मुजरिम, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट और नैब अदालत सजा देती है। तो कादी साहब, ये दो पाकिस्तान है, एक कमजोर का, एक जो अलीट अशराफी है जिसने पूरा कैप्चर किया हुआ है आपका टोटल बजट। ये लड़ाई तो ताकतवरों के दरमियान हो रही है ना, तो ये तो आपकी रूलिंग इशराफिया की लड़ाई है। काई साहब, आप दोनों की बात बिल्कुल मकबूल है। मेरा फिर क्वेश्चन है, आप जो मर्जी के डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आम आदमी की बात कर रहे हैं, आम वोटर की बात करेंगे, उसके पास आप किस मुंह के साथ जाएंगे? इतना बड़ा क्वेश्चन है। और जो दिलशाद साहब ने मेरे लिए भी उन्होंने कहा ये सरकारी रिपोर्ट है, पहले मैं भी नहीं समझ रहा था। मलिक साहब थोड़ी सी इजाजत दें, मुझे मरहूम मुनव्वर ज़रीफ याद आ गए। प्लीज, किसी ने कहा जी कि मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? उन्होंने कहा तेरे किन्ने मुंह ने, ये जड़े हुण तक रोज़ आते रहे हैं, ये मुंह लेके हमारे पास 5 साल बाद इलेक्शन के वोट लेने आते रहे हैं, इनके किस किस्म के मुंह है जरा? अब मलिक साहब बादशाह आदमी हो, की गल्ला कर, क्या बातें करते हैं मुझे बताएं। हैं आप माने, मुझे बताएं, अखलाकी तौर पे आए थे कि हम चोर नहीं है, बाकी सारे चोर हैं, वोट खरीदते हैं, हम वोट नहीं खरीदते, हम इंसाफ के साथ चलते हैं, हम कानून के मुताबिक चलते हैं, हम फंडिंग गलत। तो खुदा का शुक्र अदा करें, उन्होंने आपको जाहिर कर लिया है, आप मजबूत हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। जीत गए ना। फिर मैं यही कहता हूँ ना, आपके हाथ मजबूत किए उन्होंने। तो अब मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। ब्रेक से जब वापस आएंगे, गैस का बुरान है और ये क्या जो कुछ अंडरवर्ल्ड की बातें होती हैं, ये हकीकत है, खेल है, अफसाना है, क्या है? ब्रेक। वेलकम बैक जी। मलिक साहब, इकॉनमी गैस का बुरान है और अभी जो इन्होंने रिसेंटली रिपोर्ट दी है, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स भी आई हैं कि शायद 2022 जो है 2022 जो है, इसमें इन्फ्लेशन उस तरह नहीं जाएगी, रन अवे। और कैसे बड़ा मुख्तसर टाइम लूँगा। देखिए, गैस की ये जो हम तो ये जो टॉर्चर समझ रहे हैं, घर में चूल्हे आपके नहीं पक रहे, एक डिप्रेशन की तो कीमत ही कोई नहीं। मैंने कोई घर आज खुश नहीं देख रहा। इस सर्दी में हर घर में एक डिप्रेशन, उसको अब छोड़ दें। मैं सीधी पैसे की बात कर रहा हूँ, डॉलर की बात कर रहा हूँ। और हम पाकिस्तान वो हैं जो हर रोज़ ये खबर सुनते हैं डॉलर बैंक हो गया, $250 मिलियन का लॉस ये इन दिनों में आपको हो गया है आपकी इकोनॉमी का, गैस के इस जो क्राइसिस आपने पैदा किया। और जो इंटरनेशनल असेसमेंट आई है वो $1 बिलियन की आ रही है। और आपको पता है $1 बिलियन जब हम लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, बाहर की दुनिया जो हमारे कान पकड़ाती है वो आपके सामने। $1 बिलियन का मतलब ये है, गैस का मतलब ये है कि बिजली का क्राइसिस आपका रहेगा, आपकी पैदावारी लागत बढ़ेगी, आपकी इंडस्ट्री जाएगी, जब आपकी इंडस्ट्री जाएगी तो बेरोजगारी आएगी, तो गैस आपको माफ़ नहीं करेगी। और जो मैं सबसे हैरानगी की बात है, आज वज़ीर इत्तला साहब ने बड़ा अच्छा फरमाया जी कि महंगाई ख़त्म होगी। मैं हैरान हूँ, मेरे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। जिस हुकूमत के सरबराह चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान है, उसका एक डिपार्टमेंट है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये हुकूमत पाकिस्तान जिसके सरबराह इमरान खान है, वो फरमा रहा है दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 एक साल में गंदम 19% महंगी हुई है, गोश्त 20%, फल 26%, दाल बसूर 27%, बिजली 60%, खुर्दनी तेल 60%। ये उनकी अपनी हुकूमत बता रही है कि ये इतनी महंगाई हो गई है, और ये कहते हैं उसमें महंगाई नहीं। मैं इससे ज़्यादा इनके लिए तो महंगाई नहीं होगी ना। कादी साहब, वो फिर हम यही गुजारिश करें, एक जो 4-5% तबका है 20 करोड़ में से कोई 2-4 लाख, उनके लिए महंगाई मैंने कहा 10,000 का यूनिट भी नहीं है। वो सही कहते हैं वज़ीर आज़म, और उनके वुज़रा भी ठीक कहते हैं। मुझे देखे ना, जिस गाड़ी पे आते हैं उसका टैक्स पेयर पैसे देता है, जो फ्यूल लगता है, जो उनका स्टाफ अफसर है, जो पीए है, जो गनमैन है, जो दफ्तर है, जो घर है, उसके सब सरकारी मराहत है। उनके लिए महंगाई क्या? जब आपने अपना घर का बिल नहीं देना, वो सरकार ने देना है, जहाँ रहना है वो सरकार के घर पे रहना है। अगर 150 इस वक्त PM हाउस में, मेरा ख्याल है जितना बड़ा PM हाउस है, कुछ हज़ारों मुलाजमान नहीं तो सैकड़ों तो होंगे ना। बिल्कुल। तो भाई उनके लिए क्या महंगाई? पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला, माले मुफ्त दिले बेरा है, उनके लिए महंगाई है। जब उन्होंने कराची जाना, कोई भी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो,
सरकार के पैसों के जहाज एक पे काम आपने सॉरी आपने प्राइम मिनिस्टर उसकी बात की, उन्होंने कुछ भैंसें बेची थी, कुछ उसमें कम किया था खर्चा। वो तो जो बंदे खुद कह रहे हैं कि ज़राअत आलू सब्जियों से नहीं मुल्क चला जा सकता, वही वज़ीर आज़म फरमाते हैं एक मुर्गी 4 अंडे लो या 4 चूजे लो या 4 मुर्गियाँ लो, मुल्क चल जाएगा। अब कादी साहब मैंने कहा ना, एक की इकॉनमी बेहतर होगी, या शराफिया की या आम शहरियों की, ये फैसला आम शहरी को भूल ही जाए। वरना याद रख लें इससे अगले साल 10 गुना ज़्यादा महंगाई होगी। मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर जी। काई साहब आप खुद माशाल्लाह समझदार, मुझे पता है आपका कोई होमवर्क, कोई प्लानिंग, कोई मनसूबाबंदी, कोई एजुकेशन, कोई आईटी, किसी एक चीज़ पे आप काम बता दें। कल मेरा प्रोड्यूसर हमें बता रहा था कि नेहरू ने 60s में आईटी की बुनियाद रखी इंडिया में। 50 साल के बाद आप वो $150 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे आप 3 साल में एक ऐसा काम बता दें जो पाकिस्तान की इकॉनमी को अगले 2 साल उठा देगा। आप बता दें, मैं आपसे सवाल करता हूँ। नहीं, पाकिस्तान कोई बेस बता दें मुझे। नहीं, देखो पहली बात तो ये है कि मैंने तो कभी भी नहीं कहा था कि ये उठा देंगे इकॉनमी। मैं तो इसमें कभी भी मेरी ये राय नहीं थी कि ये नाब यहाँ पे मदीना रियासत की मदीना बनेगी। मैंने तो ये कहा था कि न्यू आपने तो ये भी कहा था ये अंडरवर्ल्ड खत्म हो जाएगी। भट्टी साहब अंडरवर्ल्ड किधर आजकल, वो खत्म हो गई। सब हमारे दोस्त हैं बिलाल यासिन, बड़े शफीक है, मेरा उनसे पुराना मेरे बड़े मरासम थे। लाहौर में अंडरवर्ल्ड इतना ताकतवर है कि जेलों से ऑपरेट करता है। लाहौर में इस वक्त कमो बेशतर 25 से ज्यादा बड़े हैं कब्जा ग्रुप, हर एक के पास 25-30 शूटर है, 25-30 शूटर जेलों से ऑपरेट करते हैं। और ये बात पुलिस वालों के भी हैं। शूटर है कि मलक ताहिर की तस्वीर दिखा दी, शूटर को बुलाया जो इश्तिहारी होते हैं, इधर उधर गायब रहते हैं, हेलमेट पहन के आएंगे। मलक ताहिर को इतने बजे जाएगा, गोली मार देगा, वो गोली मार देगा। लाहौर में इस वक्त कमो बेशतर 100 से ज्यादा शूटर हैं जिनमें मुझे पता है, यानी कि पैसे दे बंदा मरवाए। आम बात है। ये जो नाम आया है इनका माशाल्लाह सुना है मुबैना तौर पर जुबे शुबे का काम है। और लाहौर के जो कुछ कब्जा ग्रुप हैं जो बहुत ज़्यादा अहम तरीन शख्सियात हैं, बहुत ताकतवर हैं, उन्होंने भी 15-50 शूटर रखे हुए हैं जो कब्जे करते हैं। इनकी सबसे बड़ा हथियार कब्जे ग्रुप का, जुआ कराने वाले का, मनशियात रोशनी वाले का शूटर है। शूटर क्या है, लाहौर में पहले कुमा कसाई और असगर शेख रहेल असगर की दुश्मनी होती थी, फिर आबद बाग वो आया, आतफ चौधरी, अरशद मीन चौधरी, स्टूडेंट हैं काजी साहब के, एक रियाज गुजर। इन खानदान की दुश्मनियों की अगर मैं कहानी बताऊं कि किस किस तरह पहले सबसे पहले जो बदमाशी शुरू हुई ना, होता था एक हाथ में डालने वाला लोहे का मुक्का, फिर सिंपल चाकू, फिर गरारी वाला चाकू, फिर पिस्टल किसी के पास होती थी। अब जितना असला कब्जा ग्रुप के घर में जाओ आप, उतना शायद सरहदों पे ना हो। इस वक्त लाहौर में 100 से ज्यादा शूटर क्या है कि काजी सईद का एक बहुत बड़ा नाम है, चलो बशीर का नाम है, उसने कहा शिजरे में फायरिंग हुई, सुन ले, वो लड़का जवान है, बड़ा अफसर है, 1 सेकंड गोली मार देता। उस टाउनशिप में रहने वाले गुंडे ने उसकी जमानत करानी है, उसको 20,000 रुपया देना, लै मौज कर, जेल चोने उन्होंने हर चीज़ पहुँचानी है। बाद में वो उसके पास आना जाना शुरू कर देगा, फिर उसको कहेगा मेरे कहने तो फलां बंदे ने गोली मारा, वो फलां बंदे ने उत्थे शेखुपुरे मारा, फलां लुहारी मारा। ये आम बातें हैं। खुदा का खौफ खाए, 150 अरब के करीब मैं पुलिस पे लगा रहा हूं। मैं बेदिया रोड का शूटर बताऊं कितने हैं इस वक्त? नहीं, ये पुलिस का है, मुझे ये बताओ। उम्र के शूटर बताओ, टाउनशिप के शूटर बताओ। नहीं तो अब बकायदा ये इंडस्ट्री है, कोई महकमा नहीं है यार। मुझे पुलिस का नहीं पता, मुझे शूटरों को पता है। भट्टी साहब ये अच्छा भट्टी साहब आपको कुछ सरकारी इदारा छोड़ सकता है जिसने शूटर को, ये बिलाल यासिन का पकड़ा गया ना बंदा, पता चल जाएगा। अच्छा भट्टी साहब ये बताएं कि ये जो शूटर होते हैं, पुलिस में भी होते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं, तो ये अपने तौर पर ये एक्ट कर जाते हैं या इनको कुछ सियासी तौर पर भी इनके पीछे? नहीं, पुष्तपनाही होती है। याद रख ले, कब्जे का कोई भी काम काजी सब बड़ी पुष्तपनाही के बगैर नामुमकिन है। जुआ, मुंशियात, कोठी खाना, ये पुलिस की सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकता। पुलिस में बहुत ईमानदार अफसर हैं। बताएं कि ये जो कल्चर है जुर्म का और कब्जे का, ये किन अदवार में ज्यादा रासख हुआ? ये ज़िया-उल हक के दौर से शुरू हुआ? कब ज़िया-उल-हक से शुरू हुआ? एक बड़ा मशहूर है बिल्ला ट्रक वाला, वो मर्डर हो गया, उनका बेटा टिपू ट्रक वाला, वो मर्डर हो गया। बिल्ले ट्रक वाले का वालिद भी मर्डर हो गया। कभी दुश्मनियों की मैं कहानी सुनाऊं ना, हजारों लोग इसमें मारे जा चुके हैं, हजारों लोग।
और कादी साहब ये बाकायदा इंडस्ट्री है बदमाशों की, मतलब ये छोटा मोटा कारोबार नहीं है, अरब खरबपति है। और क्या कब्जे का क्या रोक है? भट्टी साहब, अच्छा, ये मैं लाहौर की डिफेंस की बड़ी अहम शख्सियत है, उनका नाम नहीं लेना, मेरे पर जलते हैं। उनका क्या है, 10 करोड़ की जगह ना करोड़ रुपया रेट है, जाओ उन्हें फड्डे वाला बेच दो। भट्टी साहब कैसे तुम खरीद लो, बड़ा वधिया काम जी। नहीं ये नहीं शरीफ आदमी कोई नहीं कर सकता। इन्ना को सरकारी इदारे होने चाहिए ने, पुलिस होनी चाहिए, बेपना पैसा होना चाहिए, तगड़ा सिफारशी। 5 करोड़ का रेट, 1 करोड़ प्रॉपर्टी का, कब्जे का, पैसे लेन देन है आपके। नहीं यार, मैं भट्टी साहब मेरे पास जमीन है, कोई उसको गड़बड़ है, मैं आपके पास जाऊं कब्जा करूं कि जी आप मुझे 5 करोड़ की बजाय 1 करोड़ दे दें, आप ले लेंगे। वो भी आप, मैं पहले वो जगह बेचूंगा, लूंगा, आपको किस्तों में पैसे इदारे किधर है भट्टी साहब, ये मुझे बताएं। यार पुष्टपनाही करते हैं बेशुमार लोग, अच्छे भी होंगे, ईमानदार भी होंगे, लेकिन काजी साहब इस इंडस्ट्री में बड़ा प्रॉफिट है। आप ठीक कहते हैं, ये सारा अजाब 2018 के बाद हमें पड़ा है। नहीं खुदा ना, ये नहीं, इसका इमरान खान को देखो, अच्छा असल इससे पहले भी था असल बदमाशी। अच्छा असल बदमाशी कब हुई है? 85 से शुरू हुई है। ये स्टूडेंट्स को किसने रिक्रूट किया था? ये तंजीमें स्टूडेंट्स की किसने बनाई थी? डिफेंड नहीं करने ये भट्टे मलिक साहब इधर देखो ना, नहीं दसो ना, गलत करो है जी। मैं बताऊं किसका दफ्तर किस माफिया के मेन घर में है। अच्छा ये भी बताया, ये फंडिंग करते हैं इलेक्शन में 5-5 करोड़। साहब एक छोटा सा सवाल, ये बिलाल यासीन का भी जरा तारुफ करा दे। मेरा सवाल आपसे ये कि एक आम आदमी को भूल जाए, इतना ताकतवर आदमी अगर उसको शूटर पड़ गया तो मैं किधर है? ये साहब कौन है? इधर कोई बताया नहीं है। बिलाल यासीन का बताया, मैंने भी रहे हैं, मोनी रोड रहते हैं, पहलवानों का है, मोहतरमा मेरा ख्याल है नवाज शरीफ की अहलिया के भांजे हैं और बड़े जवान है, दलेर है। एक बेचारा करके सौदा आ रहा था, लेकिन इधर शूटर आम है। मैंने बताया ना, आपके पीछे कोई 2-4 तगड़ी सिफारिशें हो, नाम मैं नहीं लूंगा, तगड़ी सिफारिशें, आप 10 बंदे मरवा दे। क्लोजिंग है तो जो दरमियान में हद फासिल ख़त्म होती चली गई कि क्राइम माफिया कहाँ से ख़त्म होता है और रियासत कहाँ से शुरू होती है, हमें रियासत को रिट्रीव करना है, कौन करेगा? इसी सवाल पे प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।